नमस्कार मित्रों, ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। अब हम इस लेक्चर में यह बात करेंगे कि जो भारत में प्रमुख यूरोपीय शक्तियां आईं, अंग्रेज और अंग्रेज के अलावा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि भारत में जो यूरोपीय शक्तियां भारत की तरफ आकर्षित ही क्यों हुई थीं, और जब केप ऑफ गुड होप की खोज कर ली गई थी तो उस समुद्री मार्ग का प्रयोग करके भारत में कई विदेशी शक्तियां, कई यूरोपीय शक्तियां आई थीं। तो हमने वो कारण जाने थे कि आखिर भारत में ऐसा क्या था, भारत आखिर क्यों आकर्षण का केंद्र था। अब हम इस अध्याय में एक एक करके इन प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के बारे में जानेंगे, जिनमें से प्रमुख पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं और कुछ हद तक हम बात करेंगे अंत में डेन्स की। पहले हम इन चार प्रमुख शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। शुरुआत करते हैं हम पुर्तगालियों से। तो पुर्तगाल देख रहे हैं आप मैप में, ये पुर्तगाल है यूरोप में। और हमने देखा था कि पुर्तगाल का जो नाविक था बार्थलोमो डियाज ने ही सबसे पहले केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, और इसी का प्रयोग करके सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में भारत आता है। और तब कालीकट के जो राजा थे जमोरिन ने इनका भरपूर स्वागत भी किया था। 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आता है तो याद रखिएगा तब भारत में सल्तनत कालीन राजा लोदी वंश का शासन चल रहा था, और पर्टिकुलर राजा की बात करें तो उस समय सिकंदर लोदी का भारत में शासन था। हाँ, तो पुर्तगाली कंपनी का जो नाम था जो भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए आई, उसका नाम एस्टादो द इंडिया था। इसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते थे। देखिएगा, ये जो भी कंपनियां, चाहे पुर्तगाल की, चाहे डच की, चाहे अंग्रेजों की, चाहे फ्रांसीसी, सबको ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी के पास केप ऑफ गुड होप के पूरब में व्यापार करने का लाइसेंस इन्हें प्राप्त था। तो पूरब का मतलब है केप ऑफ गुड होप, और जो मैगलन संधि है, आप ध्यान से देखिएगा, मैगलन संधि है कहां पर, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, मैगलन संधि है अर्जेंटीना के पास। तो वहां इस बीच में इन लोगों को व्यापार करने की सुविधा दी गई थी, इसीलिए कंपनियों के नाम के आगे ईस्ट इंडिया कंपनी रहता था। जब पुर्तगाली आए तो उन्हें भारत में मसालों का व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। वस्तुतः अब जब पुर्तगालियों की बात करेंगे तो पुर्तगाली व्यवसाय करने तो आए ही थे, साथ में ईसाई मत का प्रचार करने आए थे। और आपने ध्यान दिया होगा, हमने पहले अध्याय में देखा भी था कि जो समुद्री मार्ग था, व्यापारिक जो मार्ग था, उस समय उस पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। तो ये पुर्तगालियों के लिए ये मसला व्यापारिक तो था ही, साथ ही धार्मिक भी था, क्योंकि पुर्तगाली अपने को ईसाई झंडा बरदार समझते थे। तो अरब चूंकि मुस्लिम व्यापारी हुआ करते थे, इसलिए उनसे जलते भी थे ये पुर्तगाली, और इसलिए उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने व्यापारिक मार्गों पर एकाधिकार करने का प्रयास किया। और याद रखिएगा, जब पुर्तगाली आ रहे हैं उससे पहले अरब व्यापारियों का इस पूरे हिंद महासागर के व्यापार पर वर्चस्व था। तो ऐसे में पुर्तगाली उस वर्चस्व को चुनौती देते हैं। तो जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत में पुर्तगालियों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो शुरुआत में ही जाहिर हो गई है, जब 1505 में उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पहला वायसराय बनाया था। अगर हम बात करें तो तीन प्रमुख गवर्नर रहे थे पुर्तगालियों के, फ्रांसिस द अल्मीडा, अल्बुकर्क और नीनो दी कुन्हा। इन्हीं तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर हम फ्रांसिस द अल्मीडा की बात करें तो इसे हम ये कह सकते हैं कि भारत में पुर्तगालियों के व्यापार की स्थापना कर रहे हैं, या फिर उनको एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। वो स्थापित कैसे कर रहा है? क्योंकि उस समय हमने अभी बात की थी कि मुख्यतः अरब व्यापारियों का इन व्यापारिक मार्गों पर प्रभुत्व था। तो उस समय 1508 में एक चौलका युद्ध होता है, जिसमें मिस्र, टर्की और गुजरात के व्यापारियों के संघ की जो सेना होती है उनसे पुर्तगालियों की लड़ाई होती है। तो वो लड़ाई तो पुर्तगाली हार जाते हैं, लेकिन 1509 में ही पुर्तगाली उन लोगों की सेना को हरा देते हैं, और इस तरह से पश्चिमी भारत से जो लाल सागर होते हुए जो यूरोप से जुड़ने का मार्ग था उस पर पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित हो जाता है। और इसी समय अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था, अल्मीडा का कहना था कि हम शांति प्रिय व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, जबकि ऐसा था नहीं। हम आगे भी देखेंगे कि ये खुद पुर्तगाली खुद लूटपाट पे विश्वास रखते थे, और आगे हम देखेंगे जो कार्टेज पद्धति थी इनकी, जो भी जहाज इनकी कार्टेज लेकर यात्रा नहीं करता था उस जहाज को पुर्तगाली पकड़ लेते थे। चलिए, तो यहां तक हमने अल्मीडा को समझा। अब हम बात करते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका जो पूरा नाम था, ये 1509 ईस्वी के आसपास वायसराय बनता है और 1515 तक रहता है।
इसी को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जा सकता है, क्योंकि इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा पे अधिकार कर लिया था। यही नहीं, 1511 में इसने मलक्का जल संधि पर अधिकार कर लिया था, 1515 में हारमुज पर अधिकार कर लिया था। अब देख रहे हैं, ये वही मलक्का जल संधि है जहां आज भी चाइना की जान अटकी पड़ी रहती है, क्योंकि हिंद महासागर से अगर हम चाइना की ओर या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की तरफ जाना चाहें तो हमें मलक्का जल संधि से होकर ही गुजरना पड़ता है। तो ये जो चोक पॉइंट माना जाता है इस पूरे क्षेत्र में, इसलिए चाइना बहुत डरा रहता है, क्योंकि ये हिंद महासागर के पास है और भारत की स्थिति यहाँ पे मजबूत है। इसलिए आज के समय में भी ये मलक्का जल संधि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जल संधि पहले भी महत्वपूर्ण थी। तो यहां पर जब अधिकार कर लेते हैं पुर्तगाली अल्बुकर्क के नेतृत्व में, तब माना जाता है कि पहली बार वास्तविक रूप से पूरे हिंद महासागर पर अब पुर्तगालियों का वर्चस्व हो जाता है। और यही कारण है कि पुर्तगाली इस समय अपनी नौसेना की मजबूती के कारण व्यापार पे बहुत ज्यादा आधिपत्य कर लेते हैं, क्योंकि यहां से एक पॉइंट निकलता है कि नौसेना का जो पहली बार वर्चस्व देखने को मिलता है वो पुर्तगालियों द्वारा मिलता है। बाद में ये भी देखेंगे कि अगर अंग्रेज व्यापारी व्यापार में बाद में आगे बढ़ते हैं अन्य यूरोपीय शक्तियों को पछाड़कर, तो उसका भी कारण नौसेना की मजबूती ही था। और यही कारण भी है कि भारत में अन्य शक्तियां प्रभावशाली हो गई, क्योंकि भारत के जो उस समय के राजा थे, चाहे वो मुगल हो या पहले के राजा, चाहे वो विजयनगर साम्राज्य के राजा, उन्होंने नौसेना पर उतना ध्यान नहीं दिया था। ये एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अल्बुकर्क की। अल्बुकर्क ने एक काम और किया था, वो ये किया था क्योंकि भारत में ये जान रहा था कि पुर्तगाली सत्ता को लंबे समय तक रहना है, इसलिए उसने अपने अधिकारियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। और इसकी जब मृत्यु होती है 1515 तक, तब तक पुर्तगीज भारत की सबसे सबल जल शक्ति बन चुके थे, यानी कि सबसे मजबूत इनकी नौसेना हो चुकी थी। हमने बात कर ली है। अब हम जो तीसरा जो महत्वपूर्ण वायसराय या गवर्नर था, नीनो डी कुन्हा, ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहला इसने जो महत्वपूर्ण काम किया था, उसने कोचीन जो सेंटर था पुर्तगालियों का पहले, उसे 1530 में वो कोचीन की जगह गोवा को सेंटर बना देता। और ध्यान रखिएगा, बाद में गोवा में ही पुर्तगाली शक्ति अंतिम समय तक रही थी और ये मुक्त हो पाया है जाकर अंत में 1961 ईस्वी में जाकर ही पुर्तगालियों से मुक्त हो पाया था। और ये बहुत बड़ा कारण है कि भारत के पुर्तगाल से संबंध बहुत लंबे समय तक खराब रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण काम किया था वो थी कार्टेज सिस्टम। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए उस पर कर लगाने का प्रयास किया था और कार्टेज सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसमें उनके कार्टेज या परमिट के बिना अरब सागर से कोई जहाज नहीं निकल सकता था। भारतीय एवं अरबी जहाजों को काली मिर्च एवं गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। साथ ही उनके इस कार्टेज की जरूरत मुगल शहंशाह के जहाजों को भी पड़ती थी। देखिए, इसी स्थिति का वर्णन करते हुए ये जो एक क्लिप है, ये भारत एक खोज की एक क्लिप है जिसका प्रयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये इसी स्थिति को दर्शा रहा है कि उनके कार्टेज को लिए बिना शहंशाह का जहाज भी अरब सागर में से होकर नहीं जा सकता है। सुना है कि आप बगैर इजाजतनामे के जा रहे हैं, उसने बताया। बोलो, बात सच है कि नहीं? हाँ, सच है। मुझे पुर्तगालियों के इजाजतनामे की क्या जरूरत, मेरा इजाजतनामा ये काफी है। खां साहब, ये पुर्तगाली लोग तुमने जवाब नहीं दे। अरे बंदरगाह से निकलते ही वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मैं जानता हूँ, मेरा जहाज मुकाबले के लिए तैयार है। अरे तमें मुकाबलो जीती जैसो पर हमारा माल नो शू थसे। अगर लड़ाई में हमारा माल नष्ट हो गया तो फिर भरपाई कौन करेगा? खां साहब, ये बगैर इजाजतनामे से निकलने का तुम्हारा ये जो तरीका है, ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। मैंने तो अपने माल की लदाई रुकवा ली है और मेरा देखकर दूसरे व्यापारी भी अपना माल रोक लेंगे। लेकिन मैं पुर्तगालियों के आगे कभी नहीं झुकूंगा। फिर आपका जहाज खाली जाएगा और पकड़ा भी जाएगा। मैंने बादशाह से वादा किया था कि देखिए, बादशाह सलामत बहुत समझदार है। जब भी उनका जहाज यहाँ आता है तो बिना पुर्तगालियों के इजाजतनामे के नहीं आता। कहा साहब, जरा हमारी बात समझो। ठीक है, अगर मैं मान जाता हूँ तो क्या पुर्तगाली अपना चुंगी बेड़ा हटा देंगे? बिल्कुल हटा देंगे। आपका माल भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ठीक है, मैं इजाजतनामा ले लेता हूँ। अब तो कोई अड़चन नहीं। बिल्कुल नहीं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उस समय पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे और वास्तव में वे थे भी। ये देखिए, उस समय की एक स्थिति का वर्णन करते हुए ये बात यहाँ पर पुनः कही जा रही है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब लोग व्यापार धंधे वाले हैं। किसी का जहाज तैयार है तो किसी का माल तैयार है, और जहाज और माल नहीं पहुंचा तो खपत कहां से होगी? अबे बात समझा? बात कितनी गंभीर છે તે?
हमें पुर्तगालियों के साथ और सख्ती से पेश आना चाहिए। हम जितना दबेंगे वो हमें और दबाने की कोशिश करेंगे। उनके इजाजतनामे के बगैर हमारे जहाज चल नहीं सकते। हमें जबरदस्ती अपने जहाजों को उनके बंदरगाह पे रोकना पड़ता है जहां उनका राज है, ताकि वो हमसे चुंगी वसूल कर सकें। और तो और हमारे जो मुसलमान भाई हैं जिनके साथ हमारे लाल सागर में व्यापार हैं, उन पे भी वो बाधाएं डालते हैं। अब बताइए, इस तरह की हालात और ज्यादती हम लोग कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं? बताइए। जहां सुधी या पुर्तगाली हमारा समुद्रना मालिक छे और हमारे पास उनके मुकाबले की ताकत नहीं है, ત્યાં સુધી हम असली बात से हट रहे हैं। हम पुर्तगाली को क्या समझते हैं क्या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन ये सच है कि पुर्तगाली लोगों का यहाँ से लेकर लाल सागर और मलक्का तक हमारे व्यापार से संबंध है। अब जहां तक इनके पतन की बात की जाए तो 1612 में ये पहले पुर्तगाली अंग्रेजों से हारते हैं और वहीं से कुछ कमजोर होना शुरू होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इन्हें कमजोर किया था डचों ने। उसका वर्णन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहां इतना समझ लीजिए कि 1612 में ये पुर्तगाली हारते हैं और इनका जो अस्तित्व होता है धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अंग्रेजों से हारते हैं, हालांकि अंग्रेजों से बाद में संधियां भी हुई, जैसे 1634 में सूरत गोवा का समझौता होता है जो मैड्रिड समझौते के आधार पर किया जाता है, जिसके अनुसार पुर्तगाली गोवा तक तथा अंग्रेज सूरत वाले हिस्से में सीमित रहेंगे। यानी कि ले देकर पुर्तगालियों को गोवा तक सीमित कर ही दिया गया और 1661 में उन पुर्तगाली दहेज में बंबई भी दे देते हैं चार्ल्स प्रथम को। तो ऐसे में पुर्तगाली मुख्यतः गोवा और दमन दीव के हिस्से में ही सीमित होकर रह गए थे। और जहां तक इनकी देन की बात की जाए तो आपको पता होगा पुर्तगाली जो थे वो दक्षिण अमेरिका के देशों को भी उन्होंने उपनिवेश बनाया था, तो वहां से टमाटर, आलू, तंबाकू, मिर्चियों, अनानास जैसी जो फसलें थी वो भारत में लाए थे। और आज भी जो हम ये खाते हैं ना, टमाटर, आलू, पोटैटोस, टोमेटोज, ये सब पुर्तगालियों की ही देन थी। अब चलते हैं दूसरी प्रमुख शक्ति डचों के पास जो भारत आए थे। इन्हें डच कह सकते हैं, उन्हें नीदरलैंड बोल सकते हैं। डच कहां के वासी थे? नीदरलैंड या जिसे हॉलैंड बोला जाता है। अगर हम डचों की बात करें तो डचों का इतिहास भारत में आप देखेंगे तो सबसे पहले कॉर्नेलियस डी हाउटमैन 1595-96 के आसपास भारत आता है और देख समझ के जाता है कि भारत में स्थितियां अनुकूल हैं व्यापार के लिए। और इसी क्रम में 1602 में उनकी कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई, जिसका वास्तविक नाम वेदे ओस्ट इंडिसे था। अगर हम बात करें डचों की तो डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 और सूरत में 1616 में फैक्ट्री लगाई थी। और जब मसूलीपट्टनम में 1605 में ये फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसी के साथ ही इंडोनेशिया में फैक्ट्री लगा रहे हैं, अम्बयायामा में। डचों की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्होंने पुर्तगाली जो शक्ति थी भारत में उसे प्रतिस्थापित कर दिया था। अगर आप सामान्य शब्द में समझें तो पुर्तगालियों को मुख्यतः डचों ने कमजोर किया था और फिर डचों को अंग्रेजों ने कमजोर करके उन्हें सत्ता से बाहर निकाला था। और अंत में मुख्य लड़ाई जो दो यूरोपीय शक्तियों के बीच बची रह गई थी वो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। यानी कि डचों ने पुर्तगालियों को एक प्रभावशाली शक्ति के पद से भारत में हटा दिया था। भारत के जो पुर्तगाली महत्वपूर्ण कारखाने थे वो तो छीन ही लिए थे, साथ ही मलक्का जल संधि पर अधिकार कर लिया था, श्रीलंका छीन लिया था। यानी कि जो हिंद महासागर पे जो एक मोनोपली बना रखी थी पुर्तगालियों ने, उसे डचों ने खत्म कर दिया था। और जो डचों की विशेष बात थी वो कभी कभार पूछ भी लिया जाता है, वो ये थी कि मसालों के स्थान पर इन्होंने भारतीय कपड़ों पर अधिक महत्व दिया था, साथ ही कार्टेल व्यवस्था पर इन्होंने व्यापार करने की शुरुआत की थी। मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को इसलिए अधिक महत्व दिया था क्योंकि मसालों के लिए ये इंडोनेशिया पे अधिक आश्रित थे। और हमने देखा था कि एक साथ ही इंडोनेशिया में भी अपनी फैक्ट्री खोल रहे हैं और भारत में भी। तो ऐसे में भारत में ये मुख्यतः कपड़ों के लिए निर्भर थे, जबकि इंडोनेशिया पर ये मसालों के लिए निर्भर थे। और जहां तक कार्टेल की बात है तो ये जो डच व्यापारी थे वो भारतीय व्यापारियों के साथ मिलकर व्यापार करने पर जोर देते थे, कार्टेल बनाकर व्यापार करते थे और अपने साझेदारों को इन्होंने सबसे ज्यादा लाभ दिया। ये एक रिकॉर्ड माना जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि जो डच कंपनी थी औसत रूप से 18% का डिविडेंड देती थी। उस समय ये सबसे सर्वाधिक बड़ी राशि मानी जा सकती है। तो यानी कि डचों के साथ व्यापार करना एक हमेशा फायदे का सौदा रहता था। अंत में 1759 में बेदड़ा के युद्ध में ये अंग्रेजों से हार जाते हैं और भारत को ये लोग छोड़ देते हैं और मुख्यतः ये जाकर इंडोनेशिया या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाकर सीमित हो जाते हैं। अब तक हमने
पुर्तगालियों और डचों के भारत आगमन को समझा और देखा कि कैसे यहाँ पर उनकी कंपनियां स्थिर हो जाती हैं। अगले लेक्चर में हम अन्य यूरोपीय शक्तियों यानी अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेन्स को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।